वियतनाम वॉर, गोल्ड बढ़ा 414% से। गल्फ वॉर, गोल्ड बढ़ा 15% से। इराक वॉर 19% से। 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस, गोल्ड बढ़ा 171% से। इवन ड्यूरिंग कोविड, गोल्ड बढ़ा 25% से। तो इतिहास तो गवाही यही दे रहा है कि जब जब दुनिया में अनसर्टेनिटी दिखी है, गोल्ड के दाम बड़े तेजी से आगे बढ़े हैं। अब आज का समय देखो, एक और वॉर छिड़ चुकी है, ग्लोबल अनसर्टेनिटी फैल रही है, वेस्ट एशिया में टेंशंस एस्केलेट हो रहे हैं, क्रूड ऑयल $100 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। इंडिया का क्रूड ऑयल बास्केट वो भी शूट करके लगभग $147 पर बैरल तक पहुंच गया है। जब क्रूड महंगा होता है, फ्यूल महंगा होता है, फ्यूल महंगा होता है तो ट्रांसपोर्टेशन महंगा होता है, और जब ट्रांसपोर्टेशन महंगा होता है तो ये प्रेशर हर चीज को धीरे धीरे महंगा कर देता है। अब हिस्ट्री के हिसाब से यहां वापस एक ऐसी सिचुएशन बन चुकी है जब गोल्ड सिल्वर में रैली शुरू हो जानी चाहिए थी, लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी रैली तो छोड़ो, यहां गोल्ड सिल्वर उल्टा गिर रहे हैं। एज ऑन 23 मार्च कुछ ही हफ्तों में गोल्ड लगभग 20% तक गिर चुका है और सिल्वर 35% तक। इस फॉल ने तो पूरा इक्वेशन ही पलट कर रख दिया। इक्वेशन होना था कि कॉन्फ्लिक्ट प्लस राइज इन ऑयल प्राइसेस प्लस इन्फ्लेशन रिस्क इज इक्वल टू गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस राइजिंग। लेकिन आज की सिचुएशन में एलएचएस के सही होने के बावजूद आरएचएस ऑपोजिट बिहेव क्यों कर रहा है? क्या इस बार इक्वेशन में कुछ नए फैक्टर्स जुड़ गए हैं या हम इक्वेशन को ही गलत पढ़ रहे हैं? ऐसे क्या रीजंस हैं कि गोल्ड और सिल्वर प्राइस आज अलग बिहेव कर रहे हैं? ये फॉल लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म? क्या हम इन्वेस्टर्स को पोर्टफोलियो में अभी भी इन मेटल्स को रखना चाहिए या इट्स टाइम टू रीबैलेंस आवर पोर्टफोलियो? चलिए एक एक करके सारे सवालों का जवाब जानते हैं। हम शुरू करेंगे विथ रीजंस, अंडरस्टैंडिंग दोज मिसिंग फैक्टर्स इन द इक्वेशन। दोस्तों, इस फॉल के पीछे कुल 6 रीजंस हैं, जिसमें से 4th रीजन मेरे लिए सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग था। रीजन नंबर 1, इस इक्वेशन को चेस करने के कारण कई इन्वेस्टर्स एक बहुत बड़े प्लेयर को मिस कर गए, डॉलर। अगर आप अभी यूएस डॉलर इंडेक्स को देखो तो ये स्टेडिली ऊपर जा रहा है, और सिर्फ ऊपर नहीं जा रहा है बल्कि स्ट्रॉन्ग लेवल्स अराउंड 99 to 100 के आसपास की पोजीशन होल्ड कर रहा है। आपको पता है, जब मार्केट्स अनसर्टेन हो जाते हैं तब यूजुअली इन्वेस्टर्स के पास 2 सेफ ऑप्शन बचते हैं। एक होता है गोल्ड सिल्वर और दूसरा होता है यूएस डॉलर। ये यूएस डॉलर इंडेक्स का बढ़ना एक डायरेक्ट इंडिकेशन है कि इस बार इन्वेस्टर्स ने अग्रेसिवली गोल्ड सिल्वर के जगह डॉलर को चुना है। ऑल्सो गोल्ड और डॉलर यूजुअली ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ग्लोबली गोल्ड यूएस डॉलर में प्राइस होता है, इसलिए जब डॉलर स्ट्रांग हो जाता है तो यूएस के बाहर जो लोग गोल्ड खरीद रहे होते हैं उनके लिए वो ऑटोमेटिकली महंगा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो गोल्ड का प्राइस $100 पर ग्राम है। अगर डॉलर ₹80 का है तो इंडिया में वही गोल्ड 8,000 पर ग्राम पड़ेगा, लेकिन अगर रुपी वीक होके ₹90 पर डॉलर हो जाता है तो वही गोल्ड 9,000 पर ग्राम हो जाएगा। यानी गोल्ड का डॉलर प्राइस सेम रहता है, पर सिर्फ रुपी गिरने और डॉलर स्ट्रांग होने की वजह से इंडिया में गोल्ड महंगा हो जाता है। तो इससे क्या समझ आया? यूजुअली जब डॉलर बढ़ेगा तो गोल्ड गिरेगा। अभी डॉलर बढ़ रहा है तो इस सिचुएशन में डॉलर सेफ हेवन का काम कर रहा है। रीजंस हाईली लिक्विड, ग्लोबली एक्सेप्टेड और इन्वेस्टर्स को फ्लेक्सिबिलिटी देता है क्विकली एसेट्स शिफ्ट करने का। तो पहला रीजन है डॉलर। डर वही है, अनसर्टेनिटी वही है, बस लोग गोल्ड के जगह यूएस डॉलर्स को चुन रहे हैं, और जब तक ये ट्रेंड कंटिन्यू करेगा गोल्ड पर प्रेशर बना रहेगा। अभी तक हमें क्या लगता था कि अनसर्टेनिटी आती है तो गोल्ड सिल्वर बढ़ता है, लेकिन ये पूरी पिक्चर नहीं है। गोल्ड अनसर्टेनिटी पे नहीं, इंटरेस्ट रेट के डायरेक्शन को देखकर मूव करता है। हिस्टोरिकली देखा जाए तो गोल्ड की सबसे स्ट्रॉन्ग रैलीज फियर के पीक पर नहीं बल्कि उसके बाद आती हैं, जब फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट्स कट करना स्टार्ट करती है। अगर आप पास साइकिल्स देखो तो 2008 के रेट कट्स के बाद गोल्ड ने अगले कुछ सालों में स्ट्रॉन्ग रैली दी। 2007 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद भी सेम चीज हुई, और 2019 के बाद जब ग्रोथ स्लो होने लगी तब भी गोल्ड ने अच्छा मोमेंटम पिक किया। हर बार एक कॉमन ट्रिगर था, जैसे ही रेट्स नीचे आने लगते हैं गोल्ड को मोमेंटम मिलता है और वो सस्टेन भी करता है। लेकिन आज की सिचुएशन में क्या हो रहा है? फेड इंटरेस्ट रेट्स को स्टेबल होल्ड कर रहे हैं और कट करने की कोई जल्दी में नहीं है। रीजन सी, हायर क्रूड प्राइसेस डायरेक्टली इन्फ्लेशन को पुश करते हैं, फ्यूल महंगा होता है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ता है और फिर ये प्रेशर पूरी इकोनॉमी में स्प्रेड होता है।
अभी की सिचुएशन में ग्रोथ कंसर्न्स तो हैं, लेकिन इन्फ्लेशन अभी फुली कूल डाउन नहीं हुआ है। फेडरल रिजर्व तभी रेट्स कट करता है जब इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाए और ग्रोथ स्लो होने लगे, मतलब इकोनॉमी को सपोर्ट देना जरूरी हो जाए। फॉर नाउ फेड ने क्लियरली सिग्नल दे दिया है कि इन्फ्लेशन अभी भी कंसर्न है और मिडिल ईस्ट जैसे रीजन्स में ऑनगोइंग डेवलपमेंट्स की वजह से अनसर्टिनिटी भी हाई है, इसलिए वो इंटरेस्ट रेट्स को स्टेबल होल्ड कर रहे हैं। उनका मेन फोकस है इन्फ्लेशन को वापस 2% के टारगेट के आसपास लाना, और जब तक उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं मिलता पॉलिसी टाइट ही रहने वाली है। इसी वजह से गोल्ड का पूरा डायनेमिक चेंज हो जाता है। गोल्ड तब अच्छा परफॉर्म करता है जब फेड ईजिंग स्टार्ट करते हैं, जब रेट्स गिरते हैं और लिक्विडिटी सिस्टम में बढ़ती है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, हम एक ऐसे फेज में हैं जहां रेट्स रिलेटिवली हाई हैं और एक्सपेक्टेड है कि लॉन्गर फॉर हायर रह सकते हैं। तो चाहे अनसर्टेनिटी प्रेजेंट हो, लेकिन वो एनवायरमेंट जहां गोल्ड टिपिकली स्ट्रॉन्ग रैली देता है वो अभी तक फुली डेवलप ही नहीं हुआ है। इसीलिए ये फेज थोड़ा डिफरेंट फील हो रहा है। गोल्ड का रोल खत्म नहीं हुआ है, बस वो की ट्रिगर मिसिंग है जो हिस्टोरिकली उसके बड़े मूव्स को ड्राइव करता है, क्लियर रेट कट साइकिल। और जब तक ये शिफ्ट नहीं आता गोल्ड का बिहेवियर पास्ट क्राइसिस से अलग ही रह सकता है। नाउ रीजन नंबर 3, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। दोस्तों अब बात सिर्फ सेफ्टी की नहीं रही, बात है सेफ रहकर आप कमा क्या रहे हो, क्योंकि एंड ऑफ द डे पैसा आइडल नहीं बैठता, वो रिटर्न ढूंढता है और यहीं पर गोल्ड अपनी एज लूज करना स्टार्ट करता है। गोल्ड एक नॉन यील्डिंग एसेट है। यस, ना ये इंटरेस्ट देता है ना कोई इनकम जनरेट करता है, बस पड़ा रहता है। उल्टा अगर आप फिजिकल गोल्ड होल्ड करते हो तो आपको स्टोरेज, इंश्योरेंस और सिक्योरिटी जैसे एक्स्ट्रा कॉस्ट भी बेयर करने पड़ते हैं। मतलब ये वैल्यू तो भले प्रोटेक्ट करता है लेकिन आपका पैसा ग्रो नहीं करता। अब इसको आज के मार्केट से कंपेयर करो। यूएस का 10 ईयर बॉन्ड यील्ड अभी अराउंड 4.2 to 4.3% के आसपास है। ये एक डिसेंट रिटर्न है और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये दुनिया के सेफेस्ट एसेट में से एक है। अब इन्वेस्टर के सामने चॉइस क्या है? एक साइड पर गोल्ड है, सेफ्टी है लेकिन रिटर्न नहीं है। दूसरी साइड पर बॉन्ड्स हैं, सेफ्टी भी है और रेगुलर इनकम भी है। डिसीजन बॉन्ड्स की तरफ जाने लगता है और अभी एग्जैक्टली वही हो रहा है। काफी पैसा बॉन्ड्स और फिक्स्ड इनकम एसेट्स की तरफ मूव हो रहा है, इसीलिए नहीं कि गोल्ड की वैल्यू खत्म हो गई है, बल्कि इसलिए क्योंकि अब एक बेटर ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है। तो इवन अनसर्टेनिटी के टाइम पर भी इन्वेस्टर्स पहले की तरह गोल्ड की तरफ रश नहीं कर रहे हैं, बल्कि बेटर ऑल्टरनेटिव्स की तरफ जा रहे हैं। रीजन नंबर 4, सेंट्रल बैंक्स बाइंग एंड सेलिंग। अगर आपको याद हो तो हम बहुत बार ये डिस्कस कर चुके हैं कि पिछले कुछ सालों में, स्पेशली 2022 के बाद, गोल्ड और सिल्वर इतना स्ट्रॉन्ग रैली क्यों कर रहे थे। उस रैली का एक बहुत बड़ा रीजन था सेंट्रल बैंक्स की बाइंग। वो बैकग्राउंड में कंसिस्टेंटली गोल्ड खरीद रहे थे, सप्लाई एब्जॉर्ब कर रहे थे और क्वाइटली प्राइसेस के लिए एक स्ट्रॉन्ग बेस क्रिएट कर रहे थे। इसी वजह से अनसर्टेन एनवायरनमेंट के बावजूद गोल्ड एलिवेटेड लेवल्स पर सस्टेन कर पा रहे थे, लेकिन अब वो सपोर्ट धीरे धीरे फेड होने लगा है। मिडिल ईस्ट में राइजिंग टेंशंस के साथ सिचुएशन प्रैक्टिकली चेंज हो गई है। इनमें से काफी इकोनॉमीज ऑयल और गैस पर हेवीली डिपेंड करती हैं और जब एनर्जी फ्लोज डिस्टर्ब होते हैं या प्राइसेस अनस्टेबल हो जाते हैं तो उनके रेवेन्यूज डायरेक्टली इंपैक्ट होते हैं। और जैसे ही इनकम पर प्रेशर आता है, फोकस लॉन्ग टर्म प्लानिंग से हटकर शॉर्ट टर्म सर्वाइवल पर शिफ्ट हो जाता है और यहीं पर गोल्ड का रोल कंप्लीटली चेंज हो जाता है। पहले गोल्ड एक एसेट था जिसे वो क्वाइटली एक्यूमुलेट कर रहे थे, रिजर्व्स बिल्ड कर रहे थे, लेकिन अब गोल्ड एक लिक्विडिटी टूल बन गया है। मतलब कैश रेज करने का तरीका, फाइनेंसेस मैनेज करने का टूल, इकोनॉमी को सपोर्ट देने का सोर्स और कई केस में कॉन्फ्लिक्ट के राइजिंग कॉस्ट को फंड करने का भी मीडियम। तो अब क्या हो रहा है, जो एंटिटीज पहले कंसिस्टेंटली गोल्ड खरीद रही थी वो अब या तो बाइंग स्लो कर रही हैं या कुछ केसेस में जैसे रशिया, टर्की सेल कर रहे हैं या पोलैंड जैसे सेल करने का प्लान बना रहे हैं। इसलिए नहीं कि उनका गोल्ड पर कॉन्फिडेंस खत्म हो गया है, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें कैश ज्यादा अर्जेंटली चाहिए। और जब इतने बड़े प्लेयर्स मार्केट में सेलिंग स्टार्ट करते हैं तो सिर्फ सेंटिमेंट नहीं, पूरा मार्केट स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। पहले वो सप्लाई एब्जॉर्ब कर रहे थे, अब वो सप्लाई ऐड कर रहे हैं और ये शिफ्ट काफी पावरफुल होता है क्योंकि इस बार अनसर्टेनिटी बढ़ रही है, लेकिन उससे भी ज्यादा स्ट्रांग है लिक्विडिटी की नीड। इसीलिए गोल्ड टिपिकल सेफ हेवन की तरह बिहेव नहीं कर रहा, बल्कि प्रेशर में आ रहा है। और जब लिक्विडिटी प्रायोरिटी बन जाती है तो क्राइसिस के बीच में भी गोल्ड गिर सकता है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे पता है क्या हो रही है? ये फोर्स्ड सेलिंग का गेम सिर्फ सेंट्रल बैंक्स तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि रिटेल इन्वेस्टर्स भी ये प्रैक्टिस फॉलो कर रहे हैं। विच ब्रिंग्स अस टू आवर रीजन नंबर 5। थ्योरी क्या कहती है? जब इक्विटी मार्केट गिरते हैं तो पैसा गोल्ड की तरफ जाना चाहिए, सेफ्टी के लिए, डाइवर्सिफिकेशन के लिए। लेकिन प्रैक्टिकल रियलिटी में कुछ और ही होता है। जब मार्केट क्रैश होता है तो इन्वेस्टर का पहला रिएक्शन सेफ एसेट खरीदो ये नहीं होता।
पहला रिएक्शन होता है कैश अरेंज करो। और इस सिचुएशन में वो ये नहीं बेचते जो बेचना चाहते हैं, वो बेचते हैं जो इजीली सेल हो सकता है मार्केट में, और बहुत बार वो होता है गोल्ड। तो जो चीज हमने सेंट्रल बैंक के लेवल पर देखी लिक्विडिटी के लिए गोल्ड सेलिंग, वही पैटर्न अब इन्वेस्टर्स के लेवल पर भी रिपीट हो रहा है। ऊपर से और एक लेयर ऐड हो जाती है। जब इक्विटीज गिरते हैं, कुछ इन्वेस्टर्स उसे अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हैं, तो वो क्या करते हैं, गोल्ड बेचकर पैसा इक्विटीज में शिफ्ट कर देते हैं। मतलब अब एक साथ दो फोर्सेस काम कर रही हैं। सेंट्रल बैंक्स भी लिक्विडिटी के लिए गोल्ड बेच रहे हैं, इन्वेस्टर्स भी कैश और अपॉर्चुनिटीज के लिए गोल्ड बेच रहे हैं। और जब इतनी ब्रॉड बेस्ड सेलिंग होती है तो गोल्ड पर प्रेशर आना बहुत ऑब्वियस होता है, इवन उस एनवायरनमेंट में जहां थियोरेटिकली उसे राइज करना चाहिए। इसीलिए ये फेज अलग लग रहा है, क्योंकि अब गोल्ड सिर्फ अनसर्टेनिटी पर रिएक्ट नहीं कर रहा, बल्कि हर लेवल पर लिक्विडिटी की डिमांड और कैपिटल फ्लोज उसे ड्राइव कर रहे हैं। और जब ये फोर्सेस डोमिनेट करते हैं तो सेफ हेवन एसेट भी वैसे बिहेव नहीं करता जैसे थ्योरी कहती है। नाउ रीजन नंबर 6, एक कारण यह भी कहा जा रहा है कि इस गिरावट से पहले गोल्ड ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग रैली दे चुका था। प्राइसेस काफी तेजी से ऊपर गए थे, सेंट्रल बैंक बाइंग, गोल्ड अनसर्टेनिटी और स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर डिमांड की वजह से। तो इस करेक्शन का एक हिस्सा यह भी हो सकता है कि मार्केट बस नेचुरली कूल ऑफ कर रहा है आफ्टर अ स्ट्रॉन्ग रन, जिसे मार्केट में मीन रिवर्जन कहते हैं। नाउ आई नो कि ये सिचुएशन हमारे हिस्ट्री के बाकी इंसिडेंट से एकदम अलग बिहेव कर रहा है, लेकिन क्या आपको पता है एक बार और एग्जैक्टली ऐसी ही सिचुएशन क्रिएट हुई थी 1983 में। ऑयल रेवेन्यूज शार्पली गिर गए थे, मिडिल ईस्ट की इकोनॉमीज पर प्रेशर आया था और अपने फाइनेंसेस मैनेज करने के लिए उन्हें गोल्ड रिजर्व्स बेचने पड़े थे। उस लार्ज स्केल सेलिंग ने कुछ ही दिनों में गोल्ड प्राइसेस में शार्प फॉल ट्रिगर कर दिया था। पहले क्या होता था, गोल्ड मोस्टली एक ही डायरेक्शन में मूव करता था। जब सिचुएशन खराब होती थी गोल्ड ऊपर जाता था, जब सब ठीक हो जाता था गोल्ड स्लो हो जाता था। सिंपल पैटर्न था, लेकिन आज इतना सिंपल नहीं रहा। अब गोल्ड दोनों साइड्स पर रिएक्ट करता है। जब इकोनॉमीज ग्रो करती हैं और पैसा सिस्टम में आता है, गोल्ड की डिमांड बढ़ती है, लेकिन जब कंट्रीज स्ट्रेस में आती है और उन्हें कैश चाहिए होता है, वो गोल्ड बेचकर लिक्विडिटी रेज करते हैं। मतलब अब गोल्ड सिर्फ बैड टाइम्स में ऊपर जाने वाला एसेट नहीं रहा, अब वो मूव करता है इस बात पर कि पैसा फ्लो कहां हो रहा है, बाइंग में या फोर्स्ड सेलिंग में। और अभी एग्जैक्टली वही हो रहा है। ये मार्केट अब सिर्फ फियर ड्रिवन नहीं रहा, ये एक लिक्विडिटी ड्रिवन मार्केट बन चुका है। जब बड़े प्लेयर्स को कैश चाहिए होता है तो वो गोल्ड होल्ड नहीं करते, वो बेचते हैं। और ये सेलिंग इतनी स्ट्रांग हो सकती है कि नॉर्मल सेफ हेवन डिमांड को भी ओवरपावर कर दे। इसीलिए इस बार गोल्ड का बिहेवियर अलग लग रहा है। सो टू समराइज, गोल्ड के गिरने के पीछे मल्टीपल फोर्सेस एक साथ काम कर रही हैं। सबसे पहले यूएस डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग हो रहा है, जिससे इन्वेस्टर्स गोल्ड के बजाय डॉलर को सेफ हेवन बना रहे हैं। दूसरा, फेडरल रिजर्व अभी रेट कट नहीं कर रहा है, इसलिए वो की ट्रिगर मिसिंग है जो गोल्ड रैलीज को ड्राइव करता है। तीसरा, बॉन्ड्स जैसे एसेट्स बेटर रिटर्न्स दे रहे हैं, तो पैसा वहां शिफ्ट हो रहा है। चौथा, सेंट्रल बैंक्स जो पहले बायर्स थे अब लिक्विडिटी के लिए सेलिंग कर रहे हैं। पांचवा, गोल्ड ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग रैली दे चुका था, तो एक नेचुरल कूलिंग भी हो सकती है। और छठा, जब मार्केट्स गिरते हैं तो इन्वेस्टर्स सेफ्टी नहीं, पहले कैश अरेंज करते हैं, जिससे गोल्ड सेल होता है और कुछ पैसा इक्विटीज में शिफ्ट हो जाता है। मतलब ये सिर्फ फियर ड्रिवन नहीं, बल्कि एक लिक्विडिटी ड्रिवन फेज है, जहां कैपिटल फ्लोज डिसाइड कर रहे हैं कि गोल्ड कहां मूव करेगा। पूरे 6 कारण हम जान चुके हैं, लेकिन हमें एज एन इन्वेस्टर को ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए और ये फॉल कब तक रहेगा। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि गोल्ड और सिल्वर की एक गिरावट इसलिए नहीं है क्योंकि उनकी लॉन्ग टर्म स्टोरी टूट गई है। ये ज्यादातर शॉर्ट टर्म फैक्टर्स की वजह से हो रहा है, जैसे लिक्विडिटी, स्ट्रेस, स्ट्रॉन्ग डॉलर और पोजिशनिंग अनवाइंड। जो कोर रीजंस थे जिनकी वजह से गोल्ड पिछले कुछ सालों में ऊपर गया, वो अभी भी इंटैक्ट हैं, बस टेम्परेरी बैक सीट ले चुके हैं। अगर आप इसे पैनिक इवेंट की तरह ट्रीट करोगे तो हो सकता है आप वही सेल कर दो जब मार्केट एक्चुअली रीसेट हो रहा है, क्योंकि अभी जो हो रहा है वो काफी टिपिकल है। स्ट्रेस के टाइम पर इन्वेस्टर्स कैश रेज करते हैं और यूजुअली वो चीजें बेचते हैं जो सबसे ज्यादा लिक्विड होती हैं और प्रॉफिट में होती है, और अभी वो गोल्ड और सिल्वर है। तो सिर्फ प्राइस पे फोकस करने के बजाय फेज को समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एज वी नो, ये एक लिक्विडिटी ड्रिवन फेज है, ये स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन नहीं है। और ऐसे फेजेस में क्या होता है, प्राइसेस नीचे की तरफ ओवरशूट करते हैं, सेंटिमेंट नेगेटिव हो जाता है और क्वाइटली एक बेस फॉर्मेशन स्टार्ट होता है।
इसीलिए अप्रोच भी चेंज होनी चाहिए। एग्जैक्ट बॉटम पकड़ने की कोशिश करने के बजाय स्मार्ट अप्रोच ये है कि ग्रेजुअल पोजीशन बिल्ड करो। मार्केट सीधी लाइन में मूव नहीं करते, स्पेशली ऐसे वॉलेटाइल फेजेस में। आपको शार्प फॉल्स भी दिखेंगे, शार्प बाउंसेस भी, और बीच में काफी नॉइज भी। आज भी कुछ एक्सपर्ट्स लॉन्ग टर्म में गोल्ड के $10,000 तक के टारगेट्स दे रहे हैं डिकेड्स के एंड तक, डिस्पाइट करंट करेक्शन। ये क्या बताता है? लॉन्ग टर्म स्टोरी चेंज नहीं हुई है, सिर्फ शॉर्ट टर्म पाथ वॉलेटाइल हो गया है। तो सबसे बड़ी गलती क्या होगी अभी? कन्विक्शन लूज कर देना या कंप्लीटली एग्जिट कर जाना। बेटर अप्रोच बहुत सिंपल है। अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो तो इन्वेस्टेड रहो, पैनिक सेलिंग अवॉइड करो, और अगर एंट्री सोच रहे हो तो स्लोली पेशेंटली एंटर करो, क्योंकि ये गोल्ड और सिल्वर की स्टोरी का एंड नहीं है, ये बस एक फेज है जहां मार्केट नेक्स्ट मूव से पहले रीसेट हो रहा है। तो दोस्तों, आज हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट और ऑनेस्टली काफी काउंटर इंट्यूटिव चीजें समझी। हमने ब्रेक डाउन किया कि गोल्ड और सिल्वर गिर क्यों रहे हैं जबकि वॉर और ग्लोबल अनसर्टेनिटी दोनों प्रेजेंट है, और इसका आंसर क्या मिला हमें? लिक्विडिटी, सेंट्रल बैंक बिहेवियर, करेंसी प्रेशर और रियल टाइम मार्केट डायनामिक्स के सबसे बड़े बायर्स अब पीछे हट गए हैं, कुछ जगह सेलर्स भी बन गए हैं, और कैसे ये शिफ्ट प्राइसेस पर रियल प्रेशर डाल रहे हैं। साथ ही ये भी समझा कि ये गोल्ड और सिल्वर की स्टोरी का एंड नहीं है, ये बस एक फेज है जहां शॉर्ट टर्म फोर्सेस लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स को टेम्परेरीली ओवरपावर कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमने ये डिस्कस किया कि इसका मतलब आपके लिए क्या है एज एन इन्वेस्टर, कैसे सिर्फ प्राइस देखने के बजाय ब्रॉडर पिक्चर समझनी है, और कैसे क्लैरिटी के साथ अप्रोच लेना है इंस्टेड ऑफ कंफ्यूजन। तो अगर आपको ये डीप ड्रिवन वीडियो पसंद आया हो तो जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.